डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, तमाम बहुजन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आदरणीय भिक्खु संघ और सभी अतिथियों को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाय। मैं समझता हूं कि आज समाज के अंदर एक बदलाव तो नजर आ रहा है कि लोगों में समाज के मुद्दों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, बौद्ध धर्मों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, महापुरुषों की जो कुर्बानी रही है उसको लेकर जागरूकता बढ़ी है। लेकिन अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। आप सब जानते हैं कि हजारों साल की जो गुलामी थी उसके कारण क्या थे। उसके कारण तो धर्मशास्त्रों में और मनुस्मृति में मिलते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में यह समझ लीजिए, जिस प्रकार आज देश भारत के संविधान से चलता है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, उसी प्रकार देश की सामाजिक व्यवस्था का संचालन कम से कम 2000 साल तक मनुस्मृति से चला। और मनुस्मृति ने इस देश की महिलाओं पर, इस देश के शूद्रों और अछूतों पर पढ़ने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा कर रखी, संपत्ति जोड़ने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, यहां तक कि मानवता के दर्जे से भी वंचित करके रखा। और बिना ज्ञान के मनुष्य पुरुष के समान होता है। जब ज्ञान पर ही ताला लगा दिया, ज्ञान अर्जित करने पर ही बंदिश लगा दी, तो ज्ञान के अभाव में लोग अपना अच्छा बुरा भी नहीं जान पाएंगे, अपने हक और अधिकार के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। इस बात को मनु महाराज बहुत अच्छे से जानते थे। और मनु ने जो मनु संविधान बनाया, उसमें देश की महिलाओं, दलितों, शूद्रों, आदिवासियों, इन सब को ज्ञान से, पढ़ने से, संपत्ति से, व्यापार से जो बंदिश लगाई, उसी का कारण है कि हजारों साल तक देश की महिलाएं, देश के दलित, देश के पिछड़े, देश के आदिवासी ये मानवता के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रहे। आप लोगों ने ज्योतिबा फूले जी को पढ़ा होगा। ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में देश के अछूत, शूद्र और महिलाएं ये गुलाम हो गए और गरीब हो गए। और ये जो हजारों साल तक इनका शोषण हुआ, ये अज्ञानता की वजह से हुआ, ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ। लेकिन आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष से, अपने 5 बच्चों में से 4 बच्चे और पत्नी के बलिदान से अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बनाए, हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, देश की महिलाओं, शूद्रों और अछूतों के पढ़ने के रास्ते खोले, नौकरी के रास्ते खोले, MP, MLA, मंत्री, ये तमाम बड़ी बड़ी कुर्सियां मिलने के रास्ते खोले। और हमारे जीवन में धीरे धीरे तरक्की का जो रास्ता बना, मनुवादियों को वो हजम नहीं हुआ। और उन्होंने पिछले करीब 30 साल पहले हमारे रास्तों को दोबारा से बंद करना शुरू किया। क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि जो लोग हजारों साल उनके गुलाम रहे, आज वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ने लगे हैं, बोलने लगे हैं, काम के बदले में पैसे मांगने लगे हैं, और कोई जुल्म कर दे, शोषण कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लगे हैं। तो ये बात उनको समझ आ गई कि ये बोलने की ताकत, ये सवाल पैदा करने की ताकत, ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत, ये इन महिलाओं को, शूद्रों को और अछूतों को पढ़ने की वजह से आई है, नौकरी की वजह से आई है। क्योंकि पढ़ने से ज्ञान आया,
नौकरियों से घर में पैसा आया और पैसे की और ज्ञान की ताकत ने हमारे लोगों, बेजुबान लोगों को जुबान दे दी, हमारे लोगों को बोलने की ताकत दे दी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दे दी। तो उन्होंने सोचा कि अगर सरकार में बने रहना है, संसाधनों पे काबिज रहना है, सत्ता पर बने रहने के लिए जरूरी है इनकी वोट को लेना। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान से एक ऐसी ताकत दी है कि सरकारों को तो वोट से चुना जाता है। अब राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, वो वोट से पैदा होता है। तो उन्होंने सोचा इनकी वोट चाहिए, तो मनुस्मृति को तो दोबारा से लागू नहीं किया जा सकता। संविधान बनाकर इनके पढ़ने पे फिर से बंदिश तो नहीं लगाई जा सकती, इनके नौकरियों के आगे बढ़ने के रास्ते पर बंदिश तो नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जिन दो कारणों से इनके पास बोलने की ताकत आई, उन दो कारणों को फिर से खत्म किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि ना पैसा होगा ना ये पढ़ पाएंगे। पैसे के अभाव में महंगी शिक्षा के वजह से इनसे पढ़ाई छीन जाएगी। और नौकरियों को खत्म कर दो। देश में जितने सार्वजनिक उपक्रम बने, एक सरकार थी जिस सरकार ने काफी अफर्मेटिव एक्शन बनाए, वजीफे की व्यवस्था की, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। एक दौर था जब 1979 में सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड बनाया, जिसमें उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्लान फंड में एक बजट निर्धारित किया गया कि इस बजट से अनुसूचित जाति के विकास की योजनाएं बनेगी। और 1975 में ट्राइबल सब प्लान बनाया और उसमें उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्लान फंड में बजट की व्यवस्था की कि ट्राइबल्स के आगे बढ़ने के रास्ते के लिए ये फंड सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इन दोनों फंड से हमारे समाज के लिए अनेकों योजनाएं बनी, छात्रावास बने, कॉलेजेस बने, उनके लिए इतनी अच्छी वजीफे की व्यवस्था हुई कि वजीफे से ही पैसा घर में माँ बाप के पास हो या ना हो, लेकिन वजीफे से ही हमारे लोग पढ़ लिख गए। हमारे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तमाम ऊंची ऊंची नौकरियों पर पहुंचे। यहां तक कि सरकारों ने उस वक्त बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट होती थी, लेकिन उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनाई, कोल इंडिया बनाया। आपको सबको पता होगा, गैस कंपनियां बनाई, पेट्रोलियम कंपनियां बनाई, आईटीडीसी के होटल्स बनाए और तमाम इतने सारे विभाग, एमटीएनएल, बीएसएनएल, न जाने कितने पीएसयूज बनाए और उन पीएसयूज के अंदर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन उन्होंने हमारे दोनों रास्ते कैसे बंद किए? एक तरफ शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पढ़ाई छिन जाए, पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ दें, और दूसरा जब सारी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिक गई तो नौकरियों के रास्ते अपने आप बंद हो गए। इन्होंने इंडियन रेलवेज बेच दिया, आधे से ज्यादा बेच दिया, बीएसएनएल खत्म कर दिया, एमटीएनएल खत्म कर दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, गैस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। एक एक करके भारत सरकार की कंपनियों को प्राइवेटाइज करते चले गए और यहीं तक नहीं रुके, सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा ले आए। फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट जिसमें हमारे लोग ज्यादा आया करते थे, उसको पूरी तरह आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया और लेटरल एंट्री ले आए। ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी डायरेक्ट आईएएस की भर्ती भी करने लगे और उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था को खत्म कर दिया। यानी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए देकर गए थे, इतने सारे सांसद, विधायक, मंत्री होते हुए, इतने सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, प्रोफेसर होते हुए, जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन जलाकर, अपने पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर जो कुछ हमें देकर गए थे, उसमें से 70% साजिश के तहत सरकारें हमसे छीन चुकी हैं। जो 30% बचा है वो भी आने वाले 15, तो जो मैं कह रहा हूं वही धीरे धीरे हुआ है। और तो और उन्होंने शिक्षण संस्थानों को, स्कूलों को इतना कमजोर कर दिया, सरकारी स्कूलों को, कि धीरे धीरे
हर माँ बाप चाहता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं, क्योंकि सरकारी में पढ़ने का माहौल नहीं छोड़ा और प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस इतनी ज्यादा। अगर मध्यम दर्जे के भी प्राइवेट स्कूल की बात करें तो शहरों के अंदर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे की पढ़ाई पे कम से कम 8-9 हजार रुपया खर्च होता है। और हर घर में अगर कम से कम 2 बच्चे मान लिए जाएं तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया खर्च होता है। और अगर मैं अपने पूरे देश की बात करूं, पूरे देश के दलितों की बात करूं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों की बात करूं, माइनॉरिटीज की बात करूं, तो हमारे 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लें तो एक महीने की इनकम 5,000 रुपया से 20,000 रुपए के बीच है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 98 से 99% लोगों की परिवार की इनकम एक महीने की 5,000 से 20,000 रुपए के बीच है, तो वो अपने बच्चों को 15-20 हजार रुपया खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ाएंगे? वो मजबूर है सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। मैंने कई राज्यों में देखा, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, अनेकों राज्यों में देखा कि वहां जो टीचर हैं, टीचर कहीं दूर दराज से भर्ती हुए हैं और वो जहां उनका घर है वहां से स्कूल की दूरी 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, वो टीचर वहां जाकर पढ़ाते ही नहीं, महीने में एक आध बार चले जाते हैं। उन्होंने अपनी जगह डमी टीचर रख दिए 5-5 हजार रुपए में। इस तरह के भी देखने में आया है। एक नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है कि 5,000 का टीचर क्या पढ़ाएगा? जो वहां वास्तव में टीचर है, पक्की नौकरी है, वो जाता नहीं है और 5-6 हजार रुपए महीने पे कोई टीचर, डमी टीचर रखा, वो वहां पढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया और ये इसलिए किया है, उनको सस्ते मजदूर चाहिए और आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे ना बढ़े और वो आप उनको 10-15 हजार के अंदर, 12 हजार के अंदर, 8 हजार के अंदर महीने के लिए काम करने के लिए सस्ते मजदूर मिल जाए, गुलाम मिल जाए, यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ लिख कर काबिल ना हो जाए। क्योंकि काबिल हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो अपने हक अधिकार की बात करेंगे, सत्ता से और सरकारों से सवाल पूछेंगे और उनको सवाल पूछना पसंद नहीं है। आपको तो शायद यह भी ना पता हो, सूचना के अधिकार से यह जानकारी मिली है कि पूरे देश के अंदर पिछले 15 सालों से लगभग अब तक लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मुझे नहीं पता आपको ये जानकारी है या नहीं है, लेकिन ये जानकारी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने दी है। सूचना के अधिकार के तहत हमने जानकारी ली है और सूचना के अधिकार के तहत हमें जानकारी मिली है पूरे देश के अंदर पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या बढ़ रही है। स्कूल और खुलने चाहिए थे लेकिन स्कूल बंद हो गए। एक समय था जब सरकारों ने तय किया था कि 10-15 किलोमीटर चल के लोगों को स्कूल जाना पड़ता था। मेरे जीजा जी बैठे हैं यहाँ पे, मुनेश जी, वो खुद बता रहे थे कि वो यहीं से नहर पैदल जाके आधा पौना घंटा पैदल चल के 1 घंटा तब वो अपने स्कूल पहुंचते थे। और लड़कियां तो पढ़ती नहीं थी, क्योंकि लड़की को कौन इतने दूर भेजेगा पढ़ने के लिए। तो सरकारों ने, पिछली सरकारें थी जो सकारात्मक सोच रखती थी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हर गांव में स्कूल खोल दिया जाए, कम से कम लड़कियां भी पढ़ने लिखने लग जाएं। तो जगह जगह स्कूल खोले, लड़कियों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी वजह से लड़कियां भी पढ़ लिख के आगे आने लगी। लेकिन आज इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि होनी तो तरक्की चाहिए थी। आधुनिक भारत बन रहा है, हम कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन ये कैसा विश्व गुरु है? जब भारत गरीब था तो लोगों को शिक्षा फ्री मिल जाती थी और जब भारत अमीर हो रहा है तो शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि पैसे के अभाव में बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। जब गांव में स्कूल खुला करते थे, अब गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं। 4-4, 5-5 स्कूल को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जा रहा है। फिर वही हालत होगी, 8-8, 10-10 किलोमीटर पढ़ने के लिए बच्चों को जाना पड़ेगा और लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। तो ये तरक्की हो रही है, ये देश आगे बढ़ रहा है, पिछड़ रहा है। ये आपको, हमको सबको सोचना होगा कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार जानी चाहिए? क्या हम सबको मिलके अपने लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए? अभी रास्ते में जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो मेरे जीजा जी मुझे बता रहे थे कि उनके मोहल्ले में जवान लड़के शराब पी के मर रहे हैं। उनके खुद के चाचा ताऊ के लड़के जवानी में कई लड़के मर गए। अरे कैसा समाज है भाई, कैसे मूर्ख लोग हैं हम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए।
बुद्ध का पंचशील का मार्ग देकर गए, जिस मार्ग से हम सबका कल्याण होना था। हमें तमाम प्रकार के नशे से दूर रहना था, हमें अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाना था, हमने तरक्की के बारे में सोचना था। लेकिन हम लोग, कुछ लोग बेचारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने लगे, तथा बुद्ध को मानने लगे, आगे बढ़े और गांव को छोड़कर शहरों में चले गए, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ गए। मेरा खुद भांजा आईएएस बना, एक इंजीनियर बना, भांजी डॉक्टर बनी, मेरी बहन जी भी बैठी हुई आई है मेरे साथ। तो कहां से तरक्की की शुरुआत हुई? लेकिन ये क्या तरक्की है? एक भाई चला गया शहर में, तरक्की कर गया, बच्चे अफसर बन गए, और दूसरे भाई के बच्चे शराब पी पी के दम तोड़ रहे, जवानी में मर रहे हैं। ये क्या तरक्की है? ये तो कोई तरक्की नहीं हुई। भला तो तब होता एक बढ़ा और 10 को साथ लेके आगे बढ़ा, पूरे परिवार को, पूरे गांव को लेकर हम आगे बढ़ते तो तरक्की होती। ये तो तरक्की व्यक्तिगत हो गई, समाज को क्या मिला? हमें जागरूकता के लिए अपने गांव के अंदर, अपने देहात के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर जाके काम करना चाहिए, अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने लोगों को छोटी उम्र से समझाना चाहिए कि नशा हमारी बर्बादी के लिए काफी है। बहुत ज्यादा बुराइयां अपने अंदर पालने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे देश के अंदर देखा, हमारे लोग तो केवल शराब के नशे से ही बर्बाद हो रहे हैं। जहां देखो गांव के अंदर, शहरों के अंदर चौपालों पे लोग ताश खेलते रहते हैं, बूढ़े लोग रिटायर हो के वो भी वहां पे बैठे हैं। नौकरियां, पहले नौकरियां लगती थी, अब नौकरियां बंद हो गई हैं। और हम लोग जागरूकता फैलाने की बजाय, मेहनत करने की बजाय, अपने लोगों को जगाने की बजाय आपस में बटे, और यहां तक कि जातियों में बटे। अपनी अपनी जाति को कह रहे, अपनी जाति पे गर्व करो। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जिस जाति की वजह से घड़ा छूने पर हमारे युवाओं की हत्या हो जाती हो, जिस जाति की वजह से मंदिर में घुसने पर, भगवान को छू लेने से हमारे लोगों की हत्या हो जाती हो, जिस जाति की वजह से बारात घोड़ी पर निकालने पे हमारे युवकों की पिटाई कर दी जाती हो, जिस जाति की वजह से मूंछ रखने पे हमारे युवाओं की हत्या कर दी जाती हो, ऐसी जाति गर्व करने की बात नहीं, शर्म की बात है। इसलिए जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध का धम्म क्यों दिया? पूरे दुनिया में बुद्ध के धम्म की क्यों जरूरत है? अभी आपने देखा पहलगाम के अंदर, जहां लोग, जिनकी नई शादी हुई, या लोग इंतजार करते हैं पूरे साल छुट्टियां आएंगी, बच्चों के एग्जाम खत्म होंगे, हम परिवार के साथ घूमने जाएंगे। लोग तो खुशियां मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए, पूरे देश से गए, विदेश से भी लोग आए हुए थे। लेकिन वहां आतंकवादियों ने आकर जिस तरह खुलेआम वहां कम से कम 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। निर्लज्जता से, निर्दयता से, कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए हमारे 28 लोगों को मार दिया और न जाने कई लोग घायल हुए। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा धर्म है जो हिंसा सिखाता है? और ये पूछना, कौन से धर्म के हो? और ये कहना है कि बता देना मोदी जी को, तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं, इससे किसको फायदा होगा? और सेना कहां थी? पुलिस कहां थी? जिस कश्मीर के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस और आर्मी रहती है, कोई भी गाड़ी गुजरती है तो गाड़ियों की जांच होती है। जिस कश्मीर के अंदर अब से 5 साल से भी अधिक हो गए, सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजिट होना था, भारत सरकार ने उनको प्लेन से ट्रांजिट करने को मना कर दिया और वो बसों से गुजर रहे थे। जिस कश्मीर के अंदर हर चप्पे चप्पे पे हर गाड़ी की, यहां तक कि जो सरकारी गाड़ी में बैठ के जा रहा है उस गाड़ी की भी जांच होती है। वहां 350 किलो RDX लेकर एक गाड़ी जाती है और सेना की जो बसें जा रही हैं, जिसमें सैनिक जा रहे हैं, उससे टकराकर हमारे 40 से ज्यादा सैनिकों को हत्या कर देती है, जिसे पुलवामा कहते हैं। और उस पुलवामा का 5 साल पूरे हो जाने के बावजूद एक तरफ कहते हैं बहुत मजबूत सरकार है, हमारी जांच एजेंसियां बहुत सक्षम है, बहुत ताकतवर है। कैसी ताकतवर है कि 5 साल के अंदर हम ये भी नहीं पता लगा पाए कि पुलवामा किसने कराया, ये वास्तव में हुआ था या राजनीति के लिए किया गया था। क्योंकि अगर वास्तव में हुआ था तो हमारी जांच एजेंसियां इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि आज तक ये पता नहीं लगा पाई कि पुलवामा हमला किसने करवाया। लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। हिंदू मुसलमान करने से किसको फायदा होगा? आज भी पहलगाम में इतनी निर्दयता से कार्यतापूर्ण कार्रवाई करने के बाद जिस तरह आतंकवादियों ने हमारे लोग को हत्या की और कह रहे हैं कि उसको भी हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं। राजनीतिक लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें केवल सत्ता चाहिए। कितने ही देश के लोग मर जाएं, कितना खून बह जाए, लेकिन उन्हें केवल सत्ता चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या आतंकवादी होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती? क्या आतंकवादी की कोई जाति धर्म होती है? जब कोई गांव के अंदर किसी दलित की बारात पर हमला करता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है?
क्या वो लोगों को डराने की कार्रवाई नहीं है? कोई मूंछ रखने पर गला छूने पर हत्या कर देता है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? कोई जाति पूछकर और नारे लगवाता है उसको, क्या वो आतंकवाद नहीं है? और जाति पूछकर जाति की वजह से जब हत्या करता है हमारे लोगों की, क्या वो आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंक का मतलब होता है आतंक पैदा करना, डराना, भय का माहौल पैदा करना, चाहे वो सीमा हमारे देश के बॉर्डर पे करे, चाहे देश के अंदर करे। जो भी भय का माहौल पैदा करे, जो भी लोगों को आतंकित करे, समाज को आतंकित करे, वो आतंकवादी है। उसका धर्म और जाति देखने की जरूरत नहीं है, उसको केवल आतंकवादी मानो। पूरा देश आज देश की सरकार के साथ खड़ा है, देश की सेना के साथ खड़ा, पुलिस के साथ खड़ा है, जांच एजेंसियों के साथ खड़ा है। कम से कम पुलवामा के उन आतंकवादियों को और उनके आकाओं को, चाहे वो देश से बाहर बैठे हो चाहे अंदर बैठे हो, कम से कम उनको सजा तो सुनिश्चित करा दो। और जिन्होंने पहलगाम किया है उनको भी सजा सुनिश्चित कराइए, वरना ये माना जाएगा ये बिल्कुल कमजोर सरकार है और इन्होंने हमारी जांच एजेंसियों को पूरी तरह कब्जे में लेकर केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए लगाया है। अन्यथा अब तक तो पुलवामा के दोषियों को सजा हो जानी चाहिए थी। हमारे लोगों की हत्या कब तक करोगे? कब तक हमारे लोगों का शोषण करोगे? अभी परसों की खबर अखबार में छपी है, एक दलित को मार मार के लहूलुहान कर दिया, फिर थूक के उसको थूक चटवाया। और अभी लेटेस्ट कई बार खबरें देखी होंगी, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और वीडियो बना के वीडियो डाल रहे हैं। क्या ये लोग आतंकवादी नहीं है? ऐसे लोगों की जमानत कैसे हो जाती है? जजों को शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को जमानत दे कैसे देते हैं? जो ट्रीटमेंट आतंकवादियों के साथ होना चाहिए, ऐसा ही ट्रीटमेंट इन जातिवादी आतंकवादियों के साथ भी होना चाहिए। जब पूरे दुनिया में नफरत बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, याद रखिएगा, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, सरकार को भी कहना चाहता हूं, सभी वर्गों को कहना चाहता हूं, सभी धर्म के लोगों को कहना चाहता हूं, जहां जहां कट्टरपन बढ़ेगा वहां वहां प्रगति रुक जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। हमें सबक लेना चाहिए अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, इराक से, लेबनान से, सीरिया से। चूंकि जिन उन देशों में कट्टरपन बढ़ा है वो देश बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। हमें सबक लेना चाहिए जो हमास के और इजराइल के लोगों के बीच में जो युद्ध चल रहा, कितने लोग मारे गए। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे गए और लगातार मारे जा रहे हैं। हमने पूरी दुनिया को बुद्ध दिए, युद्ध नहीं दिया। जहां शांति है वहां खुशहाली है, प्रगति है। अल्टीमेटली पूरे दुनिया को अगर शांति और खुशहाली चाहिए तो तथागत बुद्ध का इस शरण में आना ही पड़ेगा। केवल बुद्ध का मार्ग है जो सबके लिए कल्याण का मार्ग खोलता है, जो सबके दुखों को दूर करता है, जो प्राणी मात्र के लिए भी कल्याण की भावना रखता है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, शील और प्रज्ञा है, मैत्री है, सबके लिए प्रेम का भाव है। हमारे देश के तो प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, लेकिन माओवादी महाविहार को अभी तक मुक्त नहीं किया। यह भी तो शर्म की बात है। बौद्धों का तो आस्था का एक ही सबसे बड़ा केंद्र है जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया के अंदर। उसके अंदर 4 पंडों का क्या काम? उसका पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। कई सालों से उसका आंदोलन चल रहा है और 12 फरवरी से तो लगातार आंदोलन चल रहा है। हमने पूरे देश के लोगों का आह्वान किया है, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा सब लोग बौद्ध गया में मनाइए। बौद्ध गया लेके रहेंगे और दुनिया से इस आतंकवाद को खत्म करने का मार्ग नफरत नहीं है, केवल प्यार है। और प्यार केवल बुद्ध के धम्म में है, मैत्री बुद्ध के धम्म में है, प्रज्ञा बुद्ध के धम्म में है, करुणा बुद्ध के धम्म में है, सबके लिए मंगल भाव बुद्ध के धम्म में है। अल्टीमेटली पूरी दुनिया को यह मार्ग मिल चुका है। यूएनओ की रिपोर्ट आ गई है। जिस तेजी से लोग पूरी दुनिया में बौद्ध बन रहे हैं, किसी लालच से, जबरदस्ती नहीं, ताकत से नहीं, उसकी अच्छाई से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर बौद्धों की संख्या 15 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट आई है। तो बुद्ध का धम्म कोई ताकत से नहीं फैल रहा, वो पैसे के लालच से नहीं फैल रहा, वो अपने अच्छे भाव से, मंगल भाव से, सभी लोगों के कल्याण की भावना से, प्रेम से, शांति के मार्ग से फैल रहा है। तो मैं अंत में आप सभी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं।
आने वाली बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूं। ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती गई है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ आपको पता होगा सम्राट अशोक, जिनके समय में बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में फैला, जिन्होंने 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, शिलालेख बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए, उनका भी जन्मदिन अप्रैल में ही था। मैं उनकी भी जयंती पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और बाबू जगजीवन राम जी की भी जयंती अप्रैल के महीने में थी, क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद जो उनका दिया रिजर्वेशन था, उसको इफेक्टिव तरीके से लागू करके रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे लोगों को सभी विभागों में आगे बढ़ने का रास्ता जो बना, तो उसमें बाबू जगजीवन राम जी की भी भूमिका रही है। तो उनका भी चूंकि जन्म दिवस अप्रैल के महीने में ही आया था 5 अप्रैल को, तो मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपने सम्मान किया। 2 बजे एक्चुअली हमारी दिल्ली के अंदर 13 ही फिरोजशाह रोड पे मीटिंग है। उसके बाद फिर अंबेडकर जयंती का प्रोग्राम कोंडली के अंबेडकर पार्क के अंदर है। लगातार मीटिंगें चल रही हैं, उसमें भी शामिल होना, इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया था मुझे 11 बजे फ्री कर देना। तो आप सबने जो स्वागत किया, मेरे को बहुत ही ध्यान से सुना, मैं आप सबका आभार भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।